हेलो एवरीवन। आज बच्चों हम लोग टॉर्क के बारे में चर्चा करेंगे। देखते हैं टॉर्क के बारे में। तो टॉर्क क्या होता है इसके बारे में स्टडी करेंगे। टॉर्क टॉर्क किसी भी बॉडी का हम लोग किसी पॉइंट के अलोंग निकालते हैं, किसी पॉइंट के अलोंग या किसी एक्सिस के अलोंग। तो मैं ये मानता हूं कि ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट के अलोंग टॉर्क निकालना है। और यहां पे हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को मैं मानता हूं कि ये एफ है और ये इसकी पोजीशन वेक्टर है आर। तो टॉर्क क्या होगा, इस पॉइंट के अबाउट निकालना है। इसकी ये पॉइंट मान लो कि ओ है, तो टॉर्क अबाउट ओ इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। ये होता है बाय डेफिनेशन। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, आर के डायरेक्शन में राइट हैंड को रखो और एफ की तरफ कर्ल करो, तो किधर आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, मतलब टॉर्क की डायरेक्शन अंदर होगी। और मान लो कि आर और एफ का बीच का एंगल मैं मान लेता हूं दिस इज द एंगल थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालने तो आता होगा, डायरेक्शन मैंने पढ़ाया भी है, मेरे वीडियो को देख लो कैसे डायरेक्शन निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल कैसे यूज करते हैं। तो इसको अब एक काम करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर हम इस पे ड्रॉ करते हैं, नीचे की तरफ मिलाया, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो इसकी परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगी, आर साइन थीटा, ये आर कॉस थीटा होगा। तो इस टॉर्क को क्या लिख सकते हो, टॉर्क इज इक्वल्स टू आर एफ साइन थीटा या एफ आर साइन थीटा। वैसे तो ये वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, तो आर साइन थीटा इज व्हाट, आर परपेंडिकुलर, आर का परपेंडिकुलर है, तो टॉर्क को दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाई फोर्स, दिस विल द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, मॉड टॉर्क। ठीक है, डायरेक्शन के लिए तो राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। दूसरा तरीका ये है बेटा कि यहां से एफ को भी तो आप रिजॉल्व कर सकते हो, एफ का परपेंडिकुलर इस आर के साथ, देख रहे हो यहां पे एफ, ये आर का परपेंडिकुलर, ये एफ और ये आर, तो एफ का कंपोनेंट क्या हो जाएगा यहां पे, तो ये टॉर्क क्या हो गया, आर एफ साइन थीटा, और एफ साइन थीटा आप देख रहे हो ना, दिस इज एफ साइन थीटा, ये एफ का साइन थीटा कंपोनेंट है, तो टॉर्क को आप ऐसे लिख सकते हो आर एफ परपेंडिकुलर। तो जो आपको आसान लगे, जैसे लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं टॉर्क को। न्यूमेरिकल सॉल्व करने में या तो आप टॉर्क इज इक्वल्स टू एफ आर परपेंडिकुलर यूज करो, या टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट की बात कर रहा हूं यूज करो आर एफ परपेंडिकुलर, कुछ भी नहीं तो आर क्रॉस एफ यूज कर लीजिए। यहां तक ठीक है। तो टॉर्क ये डिपेंड किस किस फैक्टर्स पे कर रहा है, एक तो डिपेंड कर रहा है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, आपने फोर्स कहां लगाया, दूसरा इसकी पोजीशन वेक्टर फ्रॉम वेयर यू वांट टू फाइंड द टॉर्क, और तीसरा एंगल बिटवीन द आर एंड एफ। तो ये टॉर्क की बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि वेयर यू आर अप्लाइंग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पे डिपेंड कर रहा है। सेकेंड पॉइंट इज पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर मतलब जिस पॉइंट पे आप निकालना चाहते हैं वहां से फोर्स का पोजीशन वेक्टर क्या है, और तीसरा एंगल बिटवीन द आर एंड एफ, एंगल बिटवीन आर एंड एफ। छोटी छोटी बात हमने बताया आपको टॉर्क के बारे में, यू कैन, यहां तक ठीक है, मेरे ख्याल से यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ये सब सिंपल इंफॉर्मेशन थी टॉर्क की। अब जैसे देखिए, जैसे ये टॉर्क बराबर हमने लिखा आर एफ साइन थीटा स्केलर फॉर्म में, तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, और फोर्स न्यूटन, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अब देखते हैं बेटा इस फॉर्मूले का यूज कैसे करते हैं, कैसे न्यूमेरिकल में इसका इस्तेमाल करेंगे। टॉर्क, टॉर्क का मतलब इतना है
कि किसी पॉइंट के अलाउंग, पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं, किसी पॉइंट के अलाउंग टॉर्क निकालना है तो कैसे निकालेंगे। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि उस पॉइंट के अलाउंग टॉर्क कितना होगा। जैसे एक क्वेश्चन लेता हूं, फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे मान लो कि ये कोई पॉइंट, अपना पॉइंट O है और इस पे एक फोर्स लग रहा है, मान लो यहां पे लग रहा है फोर्स, मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है 37 डिग्री के एंगल पे। ठीक, एक फोर्स यहां लग रहा है 10 न्यूटन का ही मान रहा हूं, और ये डिस्टेंस कुछ भी ले सकते हो। डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मैंने ले लिया 5 मीटर, इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं 10 मीटर, एंड अगेन 37 डिग्री की एंगल यहां पे बना रहा है। एक फोर्स और ले रहा हूं, यहां पे मान लो 20√2 न्यूटन की फोर्स लग रही है, 20√2 न्यूटन की फोर्स लग रही है, एंड दिस एंगल इज 45। अब आपसे कह रहा है कि व्हाट वुड बी द टॉर्क अबाउट द पॉइंट O। निकल जाएगा। टॉर्क निकालने के लिए क्या चाहिए, R चाहिए, F चाहिए। तो F को रिजॉल्व करना यहां पे आसान है, ये F sin 37 होगा। F sin 37 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, F कितना है 10, और sin 37 निकाल लो। ये 37 का ट्रायंगल है, ये होगा 3, ये होगा 4, ये होगा 5। sin 37 इज 3/5, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 3/5 मतलब 6, ये आ गया 6। इसका टॉर्क निकल गया इस पॉइंट के अलोंग, इस फोर्स का टॉर्क इस पॉइंट। अब देखो यहाँ पे फोर्स को रिजॉल्व करना आसान था, इसलिए मैंने फोर्स को रिजॉल्व कर दिया। तो इस फोर्स का इस पॉइंट के अलोंग टॉर्क कितना आया, 6 इंटू 5, 30 न्यूटन मीटर आया। 30 न्यूटन मीटर। डायरेक्शन आप R क्रॉस F निकाल लोगे डायरेक्शन। अब इसका निकालें, ये 10 न्यूटन है और ये 37 है, तो यहां R को रिजॉल्व करना आसान है। देखो R, ये क्या हो जाएगा, 10 cos 37 हो जाएगा। तो इस केस में दिस डिस्टेंस इज 10 cos 37। cos 37 की वैल्यू क्या होगी वहां से, 4/5 होगी। तो 10 इंटू 4/5, तो ये आ गया 8 आ गया, 8 मीटर। फिर यहां पे देखो ये 20√2 है, और इसका ये क्या होगा, ये भी 45 होगा। तो 20√2 cos 45, तो ये कितना हो जाएगा, 20√2 cos 45 को लिखोगे 1/√2 cos 45। अच्छा, ये 10 मीटर डिस्टेंस है मान लिया, तो 10/√2, तो ये कितना आ गया हो, ये आ गया अपना, ये दिस डिस्टेंस is 10/√2, √2 से √2 कट गया, दिस इज 200 न्यूटन मीटर इज टॉर्क। तो सारे टॉर्क हमने निकाल लिया। इसका आ गया 30 प्लस दूसरे का कितना होगा, देखो यहाँ 10 न्यूटन है और ये 8 है, तो 30 प्लस 80 प्लस 200, तो ये कितना हो गया, 8 3 11 110 और 200 310 न्यूटन मीटर। और डायरेक्शन देखो इसका बाहर की तरफ, इसका भी बाहर की तरफ, इसका भी बाहर, सबका डायरेक्शन एक ही है, बाहर की तरफ। तो नेट टॉर्क अबाउट द पॉइंट O इज दिस मच, 310 न्यूटन मीटर। तो टॉर्क के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। एक ही डायरेक्शन में सारे फोर्स थे, सबको ऐड कर दिया। अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता तो माइनस करते। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन लेते हैं बेटा। टॉर्क से रिलेटेड और प्रॉब्लम्स को कैसे एनालिसिस करते हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये आपको समझ आना चाहिए, और मेरे ख्याल से समझ तो आ ही गया है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मान लो कोई बॉडी किसी हाइट से नीचे गिर रही है, किसी हाइट से, मान लीजिए कि h हाइट से ये नीचे की तरफ गिर रही है। कह रहा है कि इस पॉइंट, ये कोई पॉइंट O है, और कहता है कि इसका वेट, मतलब टॉर्क अबाउट O ऑफ इट्स वेट mg का 1 सेकेंड के बाद टॉर्क कितना होगा इस पॉइंट के लोग निकल जाएगा। 1 सेकेंड के बाद मान लो कि ये यहां आ गया, बॉडी यहां आ गया, तो इसका वेट यहां होगा mg। ये इसकी R हो गई, R क्रॉस F, F का डायरेक्शन ये है, और ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस मान लो d। तो 1 सेकेंड के बाद इसका टॉर्क कितना आ गया, mg इंटू d, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज फोर्स,
This is the direction of application of force and this is perpendicular distance. So the torque of mg about O after 1 second would be mg into d. ये हो गया. अगर मान लो आपसे कहता है कि 2 सेकंड के बाद निकालो, तो 2 सेकंड के बाद भी तो फोर्स तो mg ही रहेगा और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस d ही रहेगा. तो 2 सेकंड के बाद भी जो टॉर्क आएगा आफ्टर 2 सेकंड which is also equals to mgd. मतलब in this situation torque of this weight about this point is not changing. यहां पे टॉर्क क्या है? कांस्टेंट है. ठीक, समझ में आ गया. और देखते हैं क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा, जो आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर कर देंगे. ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो टॉर्क के प्रॉब्लम पेपर में आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम या बोर्ड में, तो आप यू कैन डू इजीली. जैसे एक क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूं. थर्ड क्वेश्चन, मान लो कि ये प्रोजेक्टाइल का केस है. मान लीजिए प्रोजेक्टाइल है और किसी बॉडी को हमने प्रोजेक्ट किया किसी वेलोसिटी से, मान लो 10 मीटर पर सेकंड से हमने इसको प्रोजेक्ट किया और किसी एंगल पे प्रोजेक्ट किया, थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया. अब आपसे पूछ रहा है कि टॉर्क टाइम के साथ, मान लो आप टी टाइम पे यहां हो, तो यहां पे इस mg का टॉर्क, मतलब इस पॉइंट के लॉन्ग टॉर्क अबाउट द पॉइंट वे O ऑफ द वेट mg इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करके डिक्रीज करेगा. अगर ऐसा ऑप्शन आ जाए कि टॉर्क इंक्रीज करेगा कि टॉर्क डिक्रीज करेगा, टॉर्क इंक्रीज करके डिक्रीज करेगा या टॉर्क सेम रहेगा, तो क्या आंसर दोगे? क्या आंसर आपका होगा? सोचो क्या आंसर होगा बच्चों. आंसर ये होगा कि इसकी वेट तो mg लगेगी किसी भी मोमेंट पे, इसकी वेट तो नीचे की तरफ लगेगी, लेकिन दिस डिस्टेंस इज चेंजिंग. परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पे कुछ है, यहां पे कुछ होगा डिस्टेंस. फ्रॉम हियर डिस्टेंस इज चेंजिंग, सो टॉर्क इन दिस केस विल बी इंक्रीजिंग एज द टाइम एडवांसेस. जैसे जैसे आप आगे जाओगे आपका डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा. इस पॉइंट पे निकालना चाहोगे तो ये डिस्टेंस और बढ़ गया, तो दिस फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आ सकते हैं. और देखो बच्चों, अब आपसे ये पूछता है कि मान लो किसी प्रोजेक्टाइल का ही है, मान लो कि किसी बॉडी को हमने प्रोजेक्ट किया किसी वेलोसिटी से, मान लीजिए कि 10 मीटर पर सेकंड से हमने इसको प्रोजेक्ट किया है. 10 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया 53 डिग्री के एंगल पे. आपसे कह रहा है कि किसी टाइम टी पे इसकी टॉर्क बताइए अबाउट दिस पॉइंट. किसकी? वेट की, mg की टॉर्क बताइए टी टाइम के बाद. तो क्या करोगे? ये डिस्टेंस निकाल लोगे और वेट फोर्स तो नीचे की तरफ लगेगा, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा दिस डिस्टेंस, मान लो OA को क्या लिखोगे? OA इज इक्वल्स टू 10 cos 53 डिग्री. ये डिस्टेंस हो गया, ये स्पीड हो गया, स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम t मल्टीप्लाई बाई mg, ये आ गया टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट O. पॉइंट टॉर्क हमेशा किसी पॉइंट के अराउंड निकालते हैं, तो टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट O ऑफ वेट mg एट एनी टाइम t इज दिस मच. 10 cos 53 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? ये 53 है, ये 4 होता है, ये 3 होता है, 5 होता है, तो 3/5 हो गया इंटू टाइम t इंटू mg. 5 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा? 6t mg. ऐसे प्रोजेक्टाइल में घुमा सकते हैं, किसी भी टाइप के क्वेश्चन को पूछ सकते हैं. मान लो हाईएस्ट पॉइंट पे पूछ रहे हैं, तो हाईएस्ट पॉइंट पे आपको पता है, हाईएस्ट पॉइंट का आपको पता है ये क्या नाम है, टाइम कितना लगता है? 2u/g लगता है. टाइम लगा लो और स्पीड यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाल लो और वेट से मल्टीप्लाई कर दो. किसी भी पॉइंट पे यू कैन फाइंड द टॉर्क. टॉर्क किसी भी पॉइंट पे निकाला जा सकता है इस वेट mg का. समझ आ गया बच्चों? ये क्वेश्चन आप समझ गए. अब देखिए और देखो, तो ये टॉर्क के छोटे मोटे क्वेश्चन हमने आपको बताए. तो अब देख लेते हैं कि टॉर्क जो होता है
टॉर्क अबाउट द पॉइंट एंड टॉर्क अबाउट द एक्सिस भी। टॉर्क अबाउट द एक्सिस अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे? देखो, अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं टॉर्क अबाउट द एक्सिस। टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जानना चाहिए। जैसे मान लो कि ये डोर है, ये डोर है, ये डोर है और इस पे 3 फोर्स लग रहा है। इस एक्सिस के अराउंड टॉर्क निकालना है। मान लो ये एक्स डैश एक्सिस है, एक फोर्स हमने ऐसे लगाया, मान लो F1 लगाया और ये R है। एक फोर्स हमने अंदर की तरफ लगाया, मान लो F2 अंदर की तरफ लगाया एंड दिस इज ऑल्सो R। एक फोर्स ऊपर से लगाया हमने F3। तो टॉर्क बताना है, टॉर्क होगा क्या? टॉर्क के लिए देखो R क्रॉस F निकालो। देखो यहां पे राइट हैंड, ये R है और ये F है, कर्विंग करो R क्रॉस F। थंब की डायरेक्शन किधर आ रही है? थंब टॉर्क की डायरेक्शन आ रही है पैरेलल टू द एक्सिस, तो यहां टॉर्क होगा। यहां तो नहीं होगा, R क्रॉस F साइन 0 इज 0, यहां नहीं होगा। यहां पे देखिए, यहां परपेंडिकुलर आ रही है, देखो R क्रॉस F परपेंडिकुलर, R क्रॉस F नीचे की तरफ, तो परपेंडिकुलर टू दिस डोर। तो टॉर्क प्रोड्यूस कब होगा? दिस इज द वेरी कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। टॉर्क तभी प्रोड्यूस होगा जबकि R क्रॉस F तो लगना ही चाहिए, इसका कंपोनेंट R क्रॉस F का कंपोनेंट पैरेलल टू एक्सिस अगर होगा तभी टॉर्क प्रोड्यूस हो पाएगा। पैरेलल टू एक्सिस अगर होगा तभी टॉर्क प्रोड्यूस हो पाएगा। समझ में आया? देखो R क्रॉस F तो टॉर्क पैरेलल टू एक्सिस हुआ, यहां तो 0 हुआ, यहां परपेंडिकुलर R, देखो ये R है और F कहां से आ रहा है? ऊपर से नीचे आ रहा है, तो यहां परपेंडिकुलर हो रहा है। देखो R क्रॉस F परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर वुड नॉट प्रोड्यूस। जैसे ये डोर है, अगर आप फोर्स ऐसे लगाएंगे तो R क्रॉस F तो होगा, यहां भी टॉर्क होगा। यहां इस सिचुएशन में टॉर्क की वैल्यू जो होगी R क्रॉस F3 होगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर टू बोर्ड। परपेंडिकुलर टू बोर्ड होगी तो इट वुड नॉट प्रोड्यूस द टॉर्क, टॉर्क नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा। इतना समझ में आ गया बेटा? ये चीज समझ में आई कि टॉर्क अबाउट एक्सिस का क्या मतलब है? टॉर्क अबाउट एक्सिस का मतलब है कि R क्रॉस F होना चाहिए, टॉर्क का एक कंपोनेंट ऐसा होना चाहिए जो, जैसे देखो ये है R, ये है F, जो कंपोनेंट पैरेलल टू दिस एक्सिस, इस एक्सिस के पैरेलल हो, दैट विल बी एबल टू प्रोड्यूस रोटेट द डोर। दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। और देखिए आगे, देखिए इसके बारे में हम बाद में क्वेश्चन चर्चा करेंगे। अभी देख लेते हैं एक छोटा सा, आपसे इक्विलिब्रियम की बात कर लें। इक्विलिब्रियम, अब हमें कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होती है? उस बॉडी पे नेट फोर्स शुड बी 0 या नेट टॉर्क शुड बी 0। इक्विलिब्रियम का कंडीशन आपने एनएलएम में पढ़ा है कि उस बॉडी पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए और नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। इसको पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। क्वेश्चन ये है कि मान लो कि किसी बॉडी पे अगर F नेट 0 है, F नेट अगर 0 है तो क्या उस पे नेट टॉर्क भी 0 होगा? पहला। दूसरा, अगर बॉडी पे नेट टॉर्क 0 लग रही है तो क्या उस बॉडी पे नेट फोर्स 0 होगा? क्या आप बता सकते हैं इसका आंसर? अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स इज 0 देन टॉर्क नेट विल बी 0। अगर टॉर्क नेट अगर 0 है, टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0, तो क्या फोर्स भी 0 होगा? देख लो, नेट फोर्स इज 0 तो क्या टॉर्क 0 होगा उस पे? देखिए एग्जांपल लेते हैं, क्या होगा आप सोचो। 2 मिनट वीडियो पॉज करके सोचो कि इसका क्या आंसर हो सकता है। ये दोनों ऑप्शन अगर मैं दे दूं कि ये दोनों ट्रू हैं या एक ट्रू है एक फॉल्स है या दोनों फॉल्स हैं, तो आप क्या आंसर दोगे इसमें से? या पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, क्या ऑप्शन होगा? क्या आंसर होगा?
इसका आंसर होगा दोनों फॉल्स है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। देखते हैं कैसे गलत है। एग्जांपल लेते हैं कैसे ये गलत है। दोनों फॉल्स स्टेटमेंट है। अगर नेट फोर्स जीरो तो टॉर्क नेट जीरो होना जरूरी नहीं है। जैसे मान लो कि ये कोई रॉड है, आयरन रॉड है, और इस पे मान लो कि फोर्स एफ लग रहा है इधर, और इधर लग रहा है फोर्स एफ, तो इस बॉडी पे नेट फोर्स तो जीरो है, लेकिन बॉडी तो अबाउट द सेंटर ऑफ मास या किसी भी पॉइंट के अलोंग टॉर्क तो प्रोड्यूस करेगी, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। तो यहां पे टॉर्क तो जीरो नहीं है, तो पहला तो गलत हो गया। ये चीज समझ में आई कि यहां नेट फोर्स देखो, इधर प्लस एफ इधर माइनस एफ, नेट फोर्स इज जीरो बट टॉर्क इज स्टिल देयर। आप ऐसा पढ़ोगे, उसमें पढ़ोगे ना एम क्रॉस बी, मैग्नेटिज्म में पढ़ोगे वी क्रॉस बी, वहां पढ़ोगे एफ आई एल बी, आप पढ़ोगे मैग्नेटिज्म में आई एल बी पढ़ते हो कि नहीं, ये आई एल बी होता है, ये आई एल बी होता है, और डिस्टेंस लेते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है, इसी को कपल भी कहते हैं, क्योंकि इक्वल फोर्सेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। टॉर्क तो यहां पे नेट फोर्स इज जीरो बट टॉर्क इज नॉट जीरो। ये तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा, तो गलत। दूसरा कहता है कि नेट टॉर्क जीरो हो तो फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो होगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। जैसे मान लो कि अगर ये कोई बॉडी है और इस पे मान लो कि मैंने फोर्स लगाया 4F का और इधर लगाया 2F का, तो फोर्स जीरो कहां है, 4F माइनस 2F, फोर्स इज नॉट जीरो, बट लेकिन टॉर्क इज जीरो, क्योंकि ये एक्सिस, तो ये इस पॉइंट के अलोंग टॉर्क निकालोगे तो जो फोर्स की एक्सिस है उसी एक्सिस से पास कर जा रही है, तो यहां पे तो टॉर्क जीरो है, लेकिन नेट फोर्स F नेट फोर्स इज नॉट जीरो। सो बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स। ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, जो आपको समझ आ गया होगा। तो अब इक्विलिब्रियम की बात करें, अगर इक्विलिब्रियम की हम बात करें तो इक्विलिब्रियम में हमने क्या बोला कि नेट फोर्स जीरो होना चाहिए और नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए। तो नेट टॉर्क अबाउट विच पॉइंट, अबाउट एवरी पॉइंट। अगर इक्विलिब्रियम की बात करें तो नेट टॉर्क किस पॉइंट के अलोंग निकाले, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो नेट टॉर्क अबाउट एवरी पॉइंट शुड बी जीरो, तभी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। तो मतलब किसी एक पॉइंट के अलोंग निकाल लो और उसको जीरो कर दो तो बॉडी पे पूरा टॉर्क जीरो हो जाएगा। लेकिन इस सिचुएशन में देखते हैं कि क्या होता है। मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, यहां हमने बताया कि टॉर्क जीरो नहीं है, तो कितना है वो देखते हैं। अगर मान लीजिए ये इसका सेंटर ऑफ मास है सी है, तो अगर हम टॉर्क अबाउट द पॉइंट ए निकालना चाहें तो क्या होगा, इसके चलते तो जीरो प्लस, अगर डिस्टेंस मान लो 12 है, बी के चलते क्या होगा f इंटू 12, f इंटू 12, ठीक है 90 हो गया। तो f इंटू 12 इसका डायरेक्शन क्या होगा, देखो ये l है और f है, इसको ऐसे करो, चाहे दिस इज l, इसको आगे की तरफ करो, r क्रॉस f करोगे तो अंदर की तरफ आ रहा है, तो ये आ गया a पॉइंट के अलोंग कितना आ गया 2FL। उसी तरीके से b पॉइंट के अलोंग निकालो टॉर्क अबाउट द b। हमने तो ए पे पहले निकाला था बेटा, ए पे निकाला था, अब बी पे निकालोगे तो इसका जीरो होगा प्लस इसका होगा आर क्रॉस एफ, ये आर ये एफ अंदर की तरफ, यहां भी आ जाएगा 2FL। देख रहे हो टॉर्क दोनों पॉइंट पे 2FL आ रहा है अंदर की तरफ। सी पॉइंट पे निकालोगे टॉर्क अबाउट द सी पॉइंट अगर निकाला जाए तो क्या आएगा एफ क्रॉस एल, एफ एल अंदर की तरफ प्लस FL अंदर की तरफ, यहां भी आ गया 2FL। आप किसी दूसरे पॉइंट पे भी निकाल सकते हो। मान लो आप D पॉइंट पे निकालो टॉर्क, जो कि यहां से x डिस्टेंस पे है, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 12 माइनस एक्स। तो D पॉइंट पे अगर निकालोगे एट टॉर्क एट द पॉइंट D, उसको भी आप एनालिसिस कीजिए, ये XF होगा प्लस 12 माइनस एक्स इंटू F, यहां भी आ गया 2LF अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। तो आपने क्या देखा कि अगर इक्वल फोर्सेस हैं, बाहर भी किसी पॉइंट पर लेके अगर आप निकालोगे, अगर इक्वल फोर्सेस हैं, दे आर कॉल्ड कपल, तो टॉर्क एट एवरी पॉइंट ऑन द बॉडी विल रिमेन द सेम। हर एक पॉइंट पे टॉर्क सेम आ रहा है। ए अबाउट ए पॉइंट पे भी सेम है, बी पे भी सेम है, ए पे 2FL, बी पे भी 2FL, सी सेंटर ऑफ मास पे भी 2FL है, और
किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट डी पे भी 2F हिला रहा है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि टॉर्क जीरो नहीं है, कितना है, कांस्टेंट है, अगर फोर्स इक्वल है तो। इस केस में आपने क्या देखा कि टॉर्क इज एवरीवेयर सेम, दैट इज कांस्टेंट, चाहे पॉइंट बाहर हो, भीतर हो, चाहे कहीं भी हो, आपने देखा कि टॉर्क सेम होता है। लेकिन अगर ये फोर्स अलग अलग होता तो सेम नहीं होता, वहां तो फिर F1 F2 ले लेते और टॉर्क। तो इक्विलिब्रियम होने के लिए कोई जरूरी नहीं है, इक्विलिब्रियम होने के लिए यहां देखो, ऐसा नहीं है कि अगर फोर्स जीरो हो गया तो टॉर्क जीरो होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन इक्विलिब्रियम में तो जरूरी है कि टॉर्क जीरो होगा। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि यहां पे नेट फोर्स इज जीरो, बट स्टिल टॉर्क इज देयर एंड टॉर्क इज सेम फॉर एवरी पॉइंट ऑफ दिस रॉड। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। समझ में आ गया बेटा? टॉर्क का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन जो है सो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, करेंगे नेक्स्ट क्लास में इक्विलिब्रियम ही डिस्कस करेंगे और उसके क्वेश्चन को करेंगे। दूसरी चीज, एक चीज और है, एक चीज और देखो कि अगर ये रॉड है और इसका टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा अबाउट द सेंटर ऑफ मास अगर निकालें तो टॉर्क की डायरेक्शन सेंटर ऑफ मास के उसी डायरेक्शन में होगी ना टॉर्क। जैसे देखो ये F है और ये R है, तो R क्रॉस F अंदर की तरफ, और जिस डायरेक्शन में टॉर्क की डायरेक्शन होगी उधर ही एंगुलर एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन होगी। मतलब टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होएगी, तभी ये रोटेट कर पाएगा, अबाउट द सेंटर ऑफ मास। तो दिस थिंग इज क्लियर। आज के लिए बस बेसिक बताया है बेटा मैंने टॉर्क के बारे में, बेसिक कॉन्सेप्ट। उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हो, छोटे छोटे क्वेश्चन कर सकते हो, और भी क्वेश्चन लेंगे, इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन लेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो और आपका टॉर्क का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर।